जन आंदोलन करना पड़ेगा, देश की जनता को तैयार हो जाना चाहिए। ये बंगाल अपने आप में एक बहुत मजबूत प्रदेश है। ये जो 27 लाख वोट काटे गए हैं, ये किसमें काटे गए हैं? एसआईआर के माध्यम से। और कब काटे गए हैं? 7 अप्रैल तक। सुप्रीम कोर्ट इतना संवेदनहीन हो जाएगा? भाई, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हीं इलाकों में वोटें काटी गई हैं, तो जन आंदोलन करना पड़ेगा, देश की जनता को तैयार हो जाना चाहिए। और जन आंदोलन सबसे पहले करना है इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, या यूं कहो कि भारत चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे जबरदस्त जन आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक गुंडा, यही एक देशद्रोही आज की तारीख में देश के संविधान को खत्म करने के लिए सरकार की गुलामी करते हुए अपना पूरा नैतिक पतन कर चुका है। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, और जब देश की जनता आंदोलन करेगी तभी होगा। रही अदालत, क्योंकि अदालतों में भी कोई न्याय नहीं है। एसआईआर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी फिर भी चलती रही, और पिटीशन वही की वही पड़ी है। बिहार का चुनाव भी हो गया, यहां के चुनाव भी हो गए, एसआईआर चल रही है, पिटीशन वहीं पड़ी है। और सरकार का अब तो हर बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि जब तृणमूल कांग्रेस को एड्रेस करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से भयमुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ये सारी बात कह रहा। अबे तृणमूल कांग्रेस को क्या कह रहा? हाँ, दो टूक जो कह रहा, तो दो टूक उसे क्यों कह रहा? दो टूक ये कहता कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हर तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे, तब तो समझ में आ रही। तृणमूल कांग्रेस को करके कह रहा, इसका मतलब साफ नजर आ रही है कि बीजेपी का पिट्ठू बनके, बीजेपी का गुलाम बनके, बीजेपी का कार्यकर्ता बनके इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इसलिए 27 लाख वोटें काटी गई। और 27 लाख वो नहीं है, 27 लाख के साथ साथ 63 लाख वोट पहले काटी जा चुकी हैं। कुल मिलाकर 90,83,000 से ज्यादा वोटें काटी गई, यानी लगभग 91 लाख वोटें काट दी गई हैं। अगर आज की तारीख में देखिए, देश के संविधान को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत 3 शर्तें चाहिए। एक, आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, और बीजेपी के पास अभी तक इस समय 13 राज्यों में उनकी सरकार है। अगर पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो 14 राज्यों में हो जाएगी, और 14 राज्यों में होने का मतलब यह है कि आधे राज्यों में सरकार हो जाएगी, तो संविधान खत्म होने की स्थिति बहुत नजदीक है। और मोदी से बड़ा झूठा तो इस धरती पर कोई नहीं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, चुनाव चल रहा है, और ऐसे में एसआईआर चल रहा है, और उस एसआईआर में 27 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि उन 27 लाख लोगों को अपनी वोट के लिए अपील करने तक का भी समय नहीं दिया जा रहा, जहां एक व्यक्ति का वोट भी बहुत कीमती है, क्योंकि चुनाव में एक वोट से भी हार जीत हुई है, होती हैं, आगे भी होंगी। तो जहां एक एक वोट कीमती है, वहां 27 लाख वोटें काट दी गई। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा कोई बात नहीं, हम ट्राइब्यूनल का समय उसका निर्धारित नहीं कर सकते, ये इस बार नहीं अगली बार वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 27 लाख वोट, सुप्रीम कोर्ट इतना संवेदनहीन हो जाएगा, इसकी कल्पना तो कभी किसी ने नहीं की थी। कि लोग कहां जाएंगे? भाई, इस तरह से अन्याय और अत्याचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। 27 लाख लोग जो है, इसमें कौन से लोग हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल जिलों से ज्यादातर वोट कटे। बताया क्या जा रहा है? ये तो पूरी रिपोर्ट आ रही है। भाई, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हीं इलाकों में वोटें काटी गई हैं, और वोटें जो काटी गई हैं मैक्सिमम परसेंटेज, मतलब कुछ इलाकों में 61% से लेके 95% तक मुस्लिम वोट हैं जो काटी जा रही हैं, जिनको इसमें रखा गया है। इससे ज्यादा क्या सिद्ध करना होगा? और जो हिंदू बहुल वोटें हैं, हिंदू बहुल इलाके हैं, वो मात्र 4.1 या 4.5%। तो कहां 95% मुस्लिम वोट हैं और कहां हिंदू वोट हैं 4.5%, 4.1 या 4.5%। तो इससे साफ है कि किस लिए काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, किसके लिए काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? बीजेपी को जिताने के लिए देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव करा रहा है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए ये 27 लाख वोटें काटी गई हैं।
दो फेज में इलेक्शन है, इसका भी कोई मतलब है? और जो आप मुद्दा उठाते थे ईवीएम का, क्या एसआईआर ही एक मुद्दा है जिसकी तरफ मतलब पूरा रुख उस पे चुनाव आयोग? नहीं, मैं नहीं मानता कि केवल एसआईआर मुद्दा है। एसआईआर मुद्दा है, नो डाउट बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ईवीएम कैसे मुद्दा नहीं है? ईवीएम इसलिए मुद्दा कैसे नहीं है? आप देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसके हस्बैंड है परकला प्रभाकर, उन्होंने और जो उनकी टीम के साथी हैं, उन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बताया कि आंध्र प्रदेश का चुनाव 2024 का विधानसभा चुनाव किस तरह से लूटा गया, किस तरह से लूटा गया। जो वोटिंग परसेंटेज था 5 बजे जिस दिन वोट पड़ रहे थे, वो उस दिन 5 बजे वोटिंग परसेंट था 68.04%। इलेक्शन कमीशन 8 बजे बताता है कि 68.12% हो गया, 0.8% बढ़ गया। 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन रात को 11:45 पे इलेक्शन कमीशन बताता है कि उसमें 8.5% की और बढ़ोतरी हो गई, और फिर 4 दिन बाद बताता है कि टोटल बढ़ोतरी 13.75% वोटों की हुई। तो ये कैसे बढ़ी? ये ईवीएम से नहीं बढ़ी क्या? ये कैसे बढ़ा ली गई वोटें? रात को जब शाम को 6 बजे वोटिंग बंद हो जाती है, और आंध्र प्रदेश में 46,000 पोलिंग बूथों में रात को वोटिंग चल रही है 11:45 तक, और 11:45 तक जो वोटें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद भी वोटिंग हुई 3,500 पोलिंग बूथों में रात को 2 बजे तक वोटिंग चली है। टोटल वोट जो बढ़ाई गई इलेक्शन खत्म होने के बाद 52 लाख वोटें बढ़ाई गई। 11:45 से 2 बजे के बीच में रात को वोटिंग हो रही है। अकेले इसी पीरियड में 17,20,000 वोटें बढ़ा दी गई आंध्र प्रदेश में। कैसे बढ़ाई? ये ईवीएम का कमाल नहीं है क्या? और जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में 542 सीटों पर वोट पड़ी। केवल 4 सीटें ऐसी थी जिन पर जितनी वोटें ईवीएम में पड़ी उतनी ही निकली। 362 सीटें ऐसी थी जिन पर ईवीएम में जितनी वोटें पड़ी उससे कम निकली, और 176 सीटें ऐसी थी जिनमें जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा निकली। तो ये ईवीएम का कमाल नहीं है तो क्या है? ईवीएम है, ईवीएम जिंदा है, बेईमानी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब उसके साथ साथ वो वोट चोरी भी हो रही है, जिसको सबूतों के साथ, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन आज भी दे नहीं पाया। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ वोट चोरी दिखाई। ईवीएम, वोट चोरी और एसआईआर सब मिलकर, मैंने आपको बताया कि इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे किया गया है, और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करके, वोटों को काट के इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए सरकार के लिए काम कर रहा है। उनके हिसाब से क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? जन आंदोलन। इसका सॉल्यूशन जन आंदोलन है। सड़कों पर तो आप पहले भी उतरे थे। नहीं, अभी उस तरह से उतरे नहीं हैं, उतरेंगे। देश की जनता को उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी देश का संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो देश की जनता बचेगी, और अगर देश की जनता बचेगी तो उनके अधिकार बच पाएंगे।